सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और अब बारी है देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम की। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और सबसे पहले सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत। दुनिया में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जिन्हें अपनी फौजी ताकत का गुरूर है। चीन खुद को चौधरी मानता है, अमेरिका अपने आप को दुनिया का दादा। यूरोप के कई देश एटमी पावर हैं, रूस को अपने सुपर पावर होने का गुमान है, तो फिर धरती के किसी भी हिस्से में इंसानियत की खातिर ये अपनी फौजी ताकत का दम क्यों नहीं दिखाते? जाहिर है सब नफे नुकसान का हिसाब लगाकर दुश्मन चुनते हैं, जैसे कि इस बार रूस ने किया। दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियार रखने वाले रूस ने हथियारों की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया। पुतिन आर्मी के नए हथियार ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। मेड इन मॉस्को फाइटर सुखोई चेकमेट किलर, इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हो गया है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए फादर ऑफ फाइटर जेट सुपर पावर ऑन फर्स्ट टारगेट। फादर ऑफ ऑल बम, धरती फाड़ मिसाइल, S-500 मिसाइल सिस्टम, परमाणु बॉम्बर TU-22M3। इन हथियारों के नाम सुने होंगे, इन लड़ाकों की ताकत जानी होगी, दुनिया में धाक है इनकी। रूस को महाशक्ति बनाने वाले हथियार हैं ये, जिनका डंका बजता है, जिनकी बदौलत पुतिन आर्मी अजय मानी जाती है। लेकिन महाविनाशक हथियारों की रेस में रूस ने अब नया धमाका कर दिया है। मॉस्को में पुतिन ने मेगा शो में नई सनसनी मचा दी है। सुखोई चेकमेट, ये आसमानी अजूबे का नाम है, अकूत ताकत का नाम है, तबाही का नाम है, अजय योद्धा का नाम है। दुनिया का सबसे विध्वंसक फाइटर जेट है ये महाविनाशक लड़ाका, जिसकी रफ्तार, जिसकी धार, जिसकी मार अविश्वसनीय है। जंग के मैदान में तहलका मचाने आ गया है रूस का सुपर वॉरियर। सुखोई चेकमेट के फर्स्ट ट्रेलर ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। सुखोई चेकमेट की खूबियों ने रूस के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। सुपर पावर अमेरिका हो या चीन, चेकमेट के पावर ने सबको चकरा दिया है। आखिर क्यों हथियारों की रेस में सुखोई के जेट ने सबको चेकमेट कर दिया? क्या है इस विध्वंसक जंगी जेट की सुपर सीक्रेट? क्यों रूस ने सुखोई चेकमेट को सिर्फ भारत जैसे जिगरी दोस्त को ऑफर किया? हिंदुस्तान के दुश्मनों को थर्रा देने का दमखम रखने वाला है सुखोई चेकमेट। तो बस इतना समझिए कि अगर ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास आया तो दुश्मन खुद ब खुद सरेंडर कर देंगे। लेकिन सुखोई चेकमेट का सबसे ज्यादा खौफ है अमेरिका में, चीन में, रूस के दुश्मन देशों में। क्यों है ये भी जानेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पहले देखिए सुखोई चेकमेट का ग्रैंड वेलकम कैसे हुआ, किसके सौजन्य से हुआ। इंटरनेशनल एयर शो मॉस्को। दुनिया भर के बेहतरीन हथियारों का बाजार रूस की राजधानी में लगा है। हर देश इस एयर शो में अपने विस्फोटक हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। सबसे लेटेस्ट और हाईटेक तकनीक से लैस हथियारों की प्रदर्शनी में अचानक रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की एंट्री हुई। रूस के फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी सुखोई 5वीं पीढ़ी के जेट की पहली झलक दिखाने जा रही थी, जिसे देखने व्लादिमीर पुतिन पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। रंगीन रोशनी से नहाए एयर शो में सुखोई चेकमेट पर से जैसे ही पर्दा उठा, हर कोई हैरान रह गया। विशालकाय फाइटर जेट को करीब से देखने के लिए लोग मचल उठे। इसके बाद आई सुखोई चेकमेट के दमखम देखने की बारी। एयर शो में जैसे ही सुखोई ने गरजना शुरू किया, बाकी सभी जंगी जेटों का शोर थम गया। रनवे से पलक झपकते ही चेकमेट जैसे आसमान में परवाज भरने लगा। हवाई उड़ान के दौरान सुखोई चेकमेट ने विस्फोटक हथियारों की टेस्टिंग की। सुखोई चेकमेट की मिसाइल पावर दिल दहलाने वाली थी। सुखोई चेकमेट को सुखोई 57 की तकनीक से बनाया गया है। एक इंजन वाला सुखोई चेकमेट अपने हथियार छिपाए रखता है, जिससे उसके रडार पर पकड़े जाने की संभावनाएं नहीं रहती। चेकमेट फाइटर जेट में R-73 एंटी एयर मिसाइल, R-77 एंटी एयर मिसाइल और KH-59 MK एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगाई गई है। चेकमेट अपने हथियारों के जखीरे में मिसाइल की तरह के ड्रोन भी ले जा सकता है। चेकमेट 2.2 मैक की स्पीड से 54,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। सुखोई चेकमेट 3,000 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखता है। चेकमेट के सिंगल इंजन की ताकत और हवाई कलाबाजी का कोई सानी नहीं। 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक माने जाने वाला अमेरिकी फाइटर जेट F-35 चेकमेट के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। हमले में तेजी हो या फिर हथियार,
चेकमेट सबसे बेस्ट बताया जा रहा है। इसके साथ चेकमेट तमाम जंगी जेट की कीमत से भी कम है। एक सुखोई चेकमेट फाइटर जेट की कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ डॉलर होगी। वहीं अमेरिका का एक F-35 विमान 8 करोड़ डॉलर में बिक रहा है। रूस के नए हवाई योद्धा के हड़कंप मचाने की सबसे बड़ी वजह F-35 पर हर कसौटी में भारी पड़ना ही है। अमेरिका अपने जिस जंगी जेट को बेस्ट बताकर दुनिया भर में बेच रहा था, उसकी काट है चेकमेट। F-35 से सस्ता, उससे ज्यादा घातक है सुखोई चेकमेट। बारूदी बैटल हो या ट्रेड वॉर, रूस का सुखोई सुपर पावर को चेकमेट करने की क्षमता रखता है। भारत के दुश्मनों के लिए भी सुखोई चेकमेट दहशत का नाम बन गया है, क्योंकि रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव ने इसे सिर्फ भारत जितने भरोसेमंद दोस्तों को ही बेचने का ऐलान किया। रूस ने सुखोई चेकमेट का ऑफर जिन देशों को दिया, उनमें भारत, वियतनाम और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं। भारत रूस के कई जंगी जेट का इस्तेमाल करता है। MiG-21, सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स के बेड़े की शान माने जाते हैं। इनके साथ सुखोई चेकमेट भी आया तो चीन जैसे मक्कार दुश्मन की मौत तय। पाकिस्तान जैसे कायर पड़ोसी के प्राण तो राफेल नहीं उड़ा रखे हैं। वहीं अमेरिका में सुखोई चेकमेट की सुर्खियां सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सुपर पावर के पास 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर भले ही, लेकिन उनमें पुतिन के चेकमेट जैसी क्षमता। रूस और अमेरिका के बीच आए दिन होने वाली झड़प युद्ध में तब्दील हुई तो चेकमेट का धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इसमें कुछ दिन का वक्त है। सुखोई कंपनी ने चेकमेट के प्रोटोटाइप जेट की पहली उड़ान साल 2023 में होगी। वहीं दूसरे देशों को इसी साल 2026 तक सप्लाई किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में कोहराम जारी है। तालिबानी आतंकी और अफगान आर्मी के बीच जंग जारी है। कंधार को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तालिबान अब शहर पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। कंधार जेल से तालिबानी आतंकी को छुड़ाने के फिराक में है और सेना उन्हें पीछे खदेड़ने में जुटी है। अफगान सेना ने कई इलाकों पर वापस कब्जा भी कर लिया है, लेकिन तालिबानी राक्षस ईद के दिन भी तांडव मचा रहे हैं। 36 घंटे में 300 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से कोहराम की स्थिति है। यूं ही बारूद बरस रहा है, यूं ही गोलियों की गड़गड़ाहट से पहाड़ियां थर्रा रही, यूं ही कोना कोना कांप रहा है काबुल और कंधार के चारों तरफ। तालिबान के लिए ये कब्जे की जंग, अफगानिस्तान की आर्मी के लिए ये कंधार के किले को महफूज रखने की जंग, और दुनिया के लिए ये विध्वंसक आहट। ईद पर भी बारूदी टकराव जारी है। तालिबान तांडव कर रहा है, बेरहम तालिबान रॉकेट दाग रहा है, लाशें गिरा रहा है। नमाज के वक्त भी 3-3 रॉकेट दाग रहा है। पिछले 36 घंटे में अफगानिस्तान में 300 के करीब लड़ाके मारे गए और 250 के करीब घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के 15 प्रांतों में अफगान सेना और तालिबान के बीच में युद्ध जारी है। बामियान, निमरूज, जेजान प्रांत में कब्जे को लेकर जंग जारी है। मेमान शहर, कांधार, गजनी, तालुकान शहर में आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। लोकतंत्र की छाती पर कोहराम मचा रहा तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने की फिराक में है। कहीं तालिबानी हावी होकर कब्जा कर ले रहे हैं तो कभी सेना उसे उनसे मुक्त करा ले रही है। अफगानिस्तान के गांव और कस्बों में तालिबानी प्रभाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का आकलन है कि अफगानिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। तालिबान अभी शहरों में सेना से लड़ाई नहीं लड़ रहा। तालिबानी धीरे धीरे कारोबारी रूट पर कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तालिबानी ऐसी जगहों पर कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं जहां उन्हें पहले दाखिल होने में 77 बार सोचना पड़ता था। यूं तो तालिबानियों का टारगेट काबुल पर कब्जा करना है, लेकिन वो इस वक्त कंधार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कंधार की आबादी करीब 62 लाख है। इस वक्त इस शहर को चारों ओर से तालिबान ने घेर लिया है। आसपास के दर्जनों पुलिस पोस्ट, चेक पॉइंट्स पर तालिबान का ही कब्जा है। ऐसे में अब अफगान आर्मी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने इस ऐतिहासिक शहर को बचाने की है। लिहाजा अफगान सेना ने कंधार के किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तालिबान कंधार की जेल में वॉच टावर को निशाना बनाए हुए है। कंधार की जेल के आसपास बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती है। अफगानी सेना के मुताबिक कंधार जेल में करीब 600 तालिबानी बंद हैं जिन्हें तालिबान छुड़वाना चाहता है। कई तालिबानी बंदियों को यहां से काबुल भी शिफ्ट किया गया। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए तालिबानी दहशतगर्दों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अफगान सरकार के साथ बातचीत के दौरान भी तालिबानियों ने इससे जुड़ी 2 शर्तें रखी थी। मसला अफगानिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद 7000 तालिबानियों को रिहा कर दिया जाए और उसके तमाम नेताओं के ऊपर से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटा दिए जाएं। युद्ध विराम और युद्ध बंदियों की रिहाई पर भी चर्चा हुई, लेकिन अंततः कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया।
लिहाजा तालिबानियों ने सबसे पहले कंधार से अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जोर लगा दिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि अधिकतर तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की ओर से उनकी तरफ आए हैं, जो हथियार और वाहनों के साथ आए। लिहाजा तालिबान को अतिरिक्त ताकत मिली हुई है। वो अफगानी आर्मी की दीवारों को ध्वस्त कर कंधार पर कब्जा करने की तैयारी में है। कंधार फतेह के बाद तालिबान काबुल पर चढ़ाई कर सकता है। सवाल है कि अगर काबुल के किले पर तालिबान का कब्जा हो गया तो आखिर क्या होगा? तालिबानी आतंकी क्या करेंगे और जो अभी सत्तासीन हैं उनका क्या होगा? जानकार बताते हैं कि अगर काबुल तक तालिबानी आतंकी पहुंच गए तो सत्ता में बैठे नेताओं के लिए ज्यादा मुश्किलें होंगी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, तमाम सैन्य अफसरों को दूसरे देशों में भागकर शरण लेनी पड़ सकती है। हालांकि काबुल पर कब्जा तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। तालिबान के 70 से 80 हजार लड़ाके हैं, जबकि अफगानिस्तान सेना की तादाद करीब 3 से 4 लाख की है। जानकार बताते हैं कि अगर इसके बाद भी तालिबान से भिड़ंत हुई और तालिबान ने कोई भी हरकत की तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच बातचीत फेल होने के बाद स्थिति और ज्यादा भयावह है। टकराव जारी है, हर दिन स्थिति विकट होती जा रही है। अफगानिस्तान पर घनघोर आशंकाओं के बारूद भरे बादल मंडरा रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया है। तालिबान के प्रचंड प्रहार पर अफगानी आर्मी जोरदार पलटवार कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में हालात और ज्यादा विकराल हो सकते हैं। एर्दोगन की एक ख्वाहिश है कि मुस्लिम देशों में जो भी हो वो उनके इशारे पर, उनके कहने पर, उनके मुताबिक हो, ताकि वो खुद को खलीफा साबित कर सकें। लेकिन तालिबान ने तुर्की के राष्ट्रपति की हेकड़ी निकाल दी। तालिबान और अमेरिका दोनों को खुश करने के चक्कर में एर्दोगन को बड़ा झटका तालिबान से लगा है। तालिबान से काबुल एयरपोर्ट खाली करने की धमकी मिलने के बाद एर्दोगन अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट को लेकर आखिर तालिबान तुर्की में क्यों ठनी हुई है, इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। धमकाने लगा तालिबान, खलीफागिरी भूले एर्दोआन। काबुल पर तालिबान का प्रहार, अमेरिका से एर्दोआन की गुहार। सलमानों का बनेंगे लीडर, तालिबान की धमकी का इतना डर। काबुल में रॉकेट बरस रहा है और डर से कांप रहे हैं तुर्की के तानाशाह एर्दोआन। मुस्लिम देशों के हर मामले में बढ़ चढ़कर बोलने वाले एर्दोआन की बोली बदल गई है। बड़े बड़े देशों को चैलेंज करने वाले एर्दोआन तालिबान के आतंकी उससे डरे हुए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डर की वजह है तालिबान की धमकी। काबुल तक तालिबानियों के रॉकेट की पहुंच और तुर्की के तानाशाह एर्दोआन की हैसियत। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले एर्दोआन की हालत उन तालिबानियों ने खराब कर दी है जिनके पास बहुत ज्यादा हथियार भी नहीं हैं। Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. तालिबान के सामने कुछ खास मुद्दे हैं। हम तालिबान के साथ मिलकर इस प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत की थी। तालिबान को तुर्की के साथ इस बातचीत को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की को तालिबान की विचारधारा से कोई परहेज नहीं है। मेरा मानना है कि हम इन मुद्दों पर उनसे बेहतर चर्चा कर सकते हैं और सहमत हो सकते हैं। एर्दोआन ने खुद को मुस्लिम देशों का लीडर बनाने के लिए नई रणनीति बनाई थी। एर्दोआन सबको खुश करना चाहते थे। काबुल के एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर तुर्की अमेरिका के सामने बेहतर छवि बना रहा था, तो वहीं तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार को भरोसे में लेना चाहते थे।
काबुल में फौज रखकर एर्दोआन ये मैसेज देना चाहते थे कि तालिबान को कंट्रोल में रखना अब उनके ही हाथ में। लेकिन एर्दोआन की ये चाल कामयाब नहीं हुई। तालिबान ने तुर्की को काबुल से फौज हटाने या अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। अब जब काबुल के प्रेसिडेंट पैलेस पर रॉकेट बरसने लगे तो एर्दोआन की बेचैनी बढ़ गई। एर्दोआन को अब अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है। लेकिन हद तो ये है कि खलीफागिरी करने वाले एर्दोआन अपनी फौज की सुरक्षा में सक्षम भी नहीं लग रहे, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। एर्दोआन ने अमेरिका से लॉजिस्टिक सपोर्ट मांगा है। तुर्की की फौज को फंड और राजनयिक समर्थन भी चाहिए। अमेरिका मदद करे तभी तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करेगा। तालिबान कह रहा है कि तुर्की फौरन काबुल से दफा हो जाए, तो दूसरी तरफ एर्दोआन अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अगर काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की की सेना मौजूद रही तो आगे क्या होगा? तालिबान इसी तरीके से एयरपोर्ट पर कब्जे के लिए बम भी बरसा सकता है। एर्दोआन करना क्या चाहते हैं ये समझिए। तुर्की और अमेरिका का रिश्ता अपने बहुत ही बुरे दौर में है। रूस से नजदीकी की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज है और तुर्की पर कई तरह की पाबंदी लगा चुका है। अब एर्दोआन चाहते हैं कि काबुल में सेना रखकर वो अमेरिका को खुश कर दें। काबुल का एयरपोर्ट बेहद अहमियत रखता है। अफगानिस्तान का एयर स्पेस एक अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट है। एशिया और यूरोप जाने के लिए ये अहम एयर रूट है। काबुल एयरपोर्ट के जरिए मध्य एशिया के हवाई क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका ईरान और रूस की वजह से इस इलाके में एक एयरबेस चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एयरबेस देने का ऑफर भी दिया है, लेकिन इमरान खान का तालिबान प्रेम भारी पड़ा। यही वजह है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए राजी है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे का बोझ नहीं छोड़ पा रहा। एर्दोआन जानते हैं कि अगर काबुल एयरपोर्ट उनके कब्जे में रहा तो अमेरिका तुर्की को एक मददगार की नजर से देखेगा। तुर्की दूसरे कई देशों से भी अच्छे रिश्ते कायम कर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से गुजरने वाला हर विमान काबुल एयरपोर्ट से संवाद करेगा। जरूरत पड़ने पर तुर्की कई देशों के विमान को स्टॉपेज और ईंधन भी दे सकता है। एर्दोआन चाहते थे कि तालिबान से उनके रिश्ते अच्छे रहें और उनकी रणनीति भी कामयाब हो जाए। यही वजह है कि काबुल में तुर्की ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी है। पाकिस्तान तालिबान का मददगार है और अगर तुर्की के साथ पाकिस्तान की मौजूदगी काबुल में रहे तो तालिबान तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एर्दोआन का गेम तालिबान खराब कर रहा है। तालिबान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि काबुल से तुर्की की फौज भी वापस लौटे। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एर्दोआन इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें फैसला तालिबान और अमेरिका से दोस्ती का करना है। तुर्की को अमेरिका और काबुल एयरपोर्ट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन एर्दोआन शायद पहली गोली कौन चलाए इस कश्मकश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 जून को लश्कर-ए तैयबा के पाकिस्तान में मौजूद संदिग्ध आतंकवादियों की तरफ से ड्रोन के जरिए गिराए गए 2 बॉम्ब्स में लगभग 2.5 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल किया गया था और 15 अगस्त के पहले एक बार फिर पाकिस्तान वैसे ही साजिश रच रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ दिल्ली की तैयारी कितनी पुख्ता है। ये रिपोर्ट। टेरर का मिशन 15 अगस्त, आसमानी हमले का बंदोबस्त, ड्रोन जिहाद पर बिग ब्रेकिंग, हमले का 370 वाला लिंक। तकनीक और साइंस को हथियार बनाकर पाकिस्तानी दहशतगर्द खून खराबे की फिराक में हैं। जम्मू एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तान ये जाहिर कर चुका है कि अब वो भारत के खिलाफ ड्रोन अटैक करेगा। कुछ ही दिनों बाद आजादी की सालगिरह है।
खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान 15 अगस्त से पहले दिल्ली में ड्रोन अटैक कर सकता है। मौका 75वें स्वतंत्रता दिवस का है, लिहाजा इस बार आतंकी खतरा भी उतना ही बड़ा है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लगातार इस बार 15 अगस्त पर दिल्ली को ड्रोन के जरिए टारगेट करने की फिराक में लगे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 3 महीने पहले ही जब ये अलर्ट आया, उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर यानी कि ड्रोन को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जो ट्रेन जवान है जिन्होंने ट्रेनिंग ली, उनको स्पेशली इस बार 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के आसपास तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब को दिखाए, ये देखिए ठीक लाल किले की जो प्राचीर आप देख रहे हैं, उस लाल किले की प्राचीर के आसपास भी 15 अगस्त से काफी समय पहले ही तैनाती कर दी गई है। और इसके अलावा लाल किले के अंदर आज से ही आम लोगों की जो एंट्री है वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। 15 अगस्त के अलावा एक और तारीख है जिसे याद करके आतंकी बेचैन हो जाते हैं। वो तारीख है 5 अगस्त। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। कश्मीर के गुनहगारों को ये तारीख इस कदर कचोटती है कि वो 15 अगस्त की बजाय 5 अगस्त को भी धमाके की साजिश रच रहे हैं। हालांकि दिल्ली की तैयारी भी पूरी है। पहली बार लाल किले पर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। पहली बार लाल किले के ऊपर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। हालांकि हर साल 2 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाते थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या, क्योंकि आतंकी खतरा काफी बड़ा है, उसको देखते हुए बढ़ा दी गई है। और ये जो 4 एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सीधे एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर होगा, जहां से पूरी दिल्ली के साथ साथ लाल किले पर विशेष नजर एयरफोर्स की तरफ से रहेगी। और साथ ही एनएसजी की टीम, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम जो इस वक्त लाल किले के अंदर मौजूद है। और इस वक्त लाल किले के अंदर 15 अगस्त को लेकर जो आतंकी खतरा बताया जा रहा है, उसको लेकर सघन तलाशी भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन जिहाद का काउंटर करने के लिए पहली बार दिल्ली पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग को सॉफ्ट ड्रिल और हार्ड ड्रिल में बांटा गया है। दिल्ली में सुरक्षा का आलम यह है कि अगर लाल किले के आसपास कोई लाइसेंसी ड्रोन भी उड़ाएगा तो उसे भी इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा सकेगा। पिछले 1 महीने में यूपी एटीएस ने जिन आतंकियों को पकड़ा है, उन्होंने भी पूछताछ में दिल्ली को दहलाने के प्लान पर मोहर लगाई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त टेरर के स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि पुलिस आतंकियों से 2 कदम आगे है। दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चेकिंग तेज कर दी गई है। किराएदार और घरेलू नौकरी वालों की आईडी को वेरीफाई किया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने सेकंड हैंड कार या गाड़ियां खरीदी हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। नई दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चीन का घमंड कुदरत ने तोड़ दिया है। सुपर पावर बनने की चाहत में जिनपिंग अपने देश की परियोजनाओं को भूल गए, जिसका अंजाम हेनान प्रांत भुगत रहा है। हेनान में शनिवार से मंगलवार तक जबरदस्त बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से येलो नदी का जलस्तर बढ़ा और फिर शहर को सैलाब से बचाने वाला बांध टूट गया। हेनान और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह जलमग्न है। कहा जा रहा है कि चीन में 1000 साल बाद ऐसी तबाही आई है। बारिश ने 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। चीन के हेनान में भय जैसे आ गया जल प्रलय। हर तस्वीर बेहद डरावनी, ड्रैगन लैंड को निगलता पानी। सैलाब के भंवर में फंसी जान, भारी बारिश का भयंकर अंजाम। सदी का सबसे बड़ा कहर, डूबती मेट्रो, बह गए घर। तबाही का ऐसा मंजर, जिंदगी बचाने की ऐसी जंग, शहर के बीच इतना ज्यादा पानी शायद ही आपने देखा। 1000 सालों में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। जिनपिंग जिन लोगों को सुपर पावर देश का वासी बनाने का ख्वाब दिखा रहे थे, कुदरत ने उन्हें अपनी ताकत दिखाई है। मेट्रो ट्रेन में ऐसे सफर करने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। पानी का लेवल अगर बढ़ जाता या पानी में करंट फैलता तो क्या होता। लेकिन चीन के हेनान में लोगों का सामना ऐसी मुसीबतों से हो रहा है जिसे सपने में देखकर भी कोई कांप उठेगा। छोटे बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा खतरे में है। हेनान प्रांत में जब बांध टूटा, बच्चे प्ले स्कूल में थे।
कमरे में पानी भर गया, बिजली चली गई। रात होने पर इन बच्चों को छोटे छोटे बॉक्स में रखकर रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से बांध टूटने की वजह से येलो नदी का पानी कई शहरों में आ गया। लोग जब तक सुरक्षित जगहों पर जाते, सैलाब ने उन्हें घेर लिया था। पानी की तेज लहरों में बहती इस महिला को किसी तरह बचाया गया। सैलाब की लहरों से बचने के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया और एक दूसरे को पकड़कर सैलाब पार करने की कोशिश की। घर में पानी भर गया था और लोग सड़क से सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे। इस दौरान कई हादसे हुए। लहरों के चंगुल में कई लोग फंसे और राहगीर उन्हें बचाते रहे। हैनान प्रांत की राजधानी झेंगझोउ और करीब 12 शहरों में सैलाब ने कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। बर्बादी की तस्वीरों के बीच कई फरिश्ते नजर आए जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचा रहे थे। यहाँ सैलाब में फंसे एक बच्चे और उसकी मां को निकाला जा रहा है। सैलाब जैसे सब कुछ छीनने पर आमादा हो। तेज लहरों के बीच एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ में बच्चा बह रहा था लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक 60 सालों में इतनी बारिश पहली बार हो रही है और करीब 1000 साल बाद चीन में ऐसी तबाही आई है। जेंगजू शहर येलो नदी के किनारे बसा है। येलो के साथ साथ आसपास की कई नदियां उफान पर हैं। नदी का पानी बांध को तोड़कर शहर में आ चुका है। सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां बह रही हैं। हर तरफ मलबा फैला है। हर तरफ सैलाब से हाहाकार के बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेस्क्यू कर रहे हैं। जेसीबी जैसी गाड़ियों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात 8 बजे से बारिश शुरू हुई और मंगलवार तक होती रही। इस दौरान 617.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से चीन के शहरों में सैलाब आ गया है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइफून तूफान की वजह से चीन में इतनी भयानक बारिश हो रही है। अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन यह आंकड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि सैलाब की वजह से सरकार का पूरा सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। न बिजली है, न पीने का पानी है। ग्राउंड फ्लोर पानी से भर चुका है। लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है। सुनिए, जब हाहाकारी बाढ़ शहर में आई तो लोग डर के मारे रोने लगे। इतना पानी नजर आ रहा था। ऐसी भयंकर बाढ़ थी कि लोगों की जिंदगी बचने की उम्मीद नहीं रह गई थी। कार में बैठे इस आदमी के सामने मौत साक्षात खड़ी थी। कार में बैठा ये आदमी अचानक सैलाब में घिर गया। कार पूरी डूब गई। इतनी तेज लहरें कि कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रही। मेट्रो ट्रेन का ये कोच अचानक डेथ चैम्बर की तरह लगने लगा। मेट्रो रुक गई, गले तक पानी भर गया और बिजली चली गई। बांध टूटने के बाद नदी से आए सैलाब ने मेट्रो की अंडरपास को पूरी तरह से भर दिया। जो लोग सफर कर रहे थे उनके पास भागकर जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेट्रो के स्टेशन से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कितने लोगों को बचाया गया, कितनी ट्रेन खाली हो सकी, इसके बारे में सटीक रिपोर्ट नहीं आई है। सड़क पर डूबी हुई गाड़ियां, तेज लहरों वाला सैलाब और डूब चुके घर और मार्केट के बीच बहते लोगों की तस्वीर देखकर तो यही अंदाजा होता है कि हैनान प्रांत में बहुत बड़ी त्रासदी आई है और जो भी खबर आएगी वो दुख और मातम से भर देने वाली होगी। राष्ट्रपति जिनपिंग अंतरिक्ष पर कब्जे का प्लान बनाते रहे, हथियार बनाते रहे, लेकिन दूसरों की जान लेने वाला सामान बनाने की जगह अगर उन्होंने अपने देश के लोगों की जान बचाने वाली परियोजनाएं बनाई होती तो आज चीन के लोग यूं लहरों में बहते नजर नहीं आते। भारत को डुबोने के लिए ब्रह्मपुत्र पर चीन ने कई बांध बना दिए, लेकिन जिनपिंग ने अपने लोगों को डूबने से बचाने के लिए क्या उपाय किया, ये इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। म्यांमार में भी स्थिति बेकाबू होती जा रही है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार औसतन 5000 से ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। हर रोज ये गिनती बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की यहां घोर किल्लत हो गई है। 6 शहरों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी भीड़ पर सेना ने फायरिंग भी की है। हम आपको दिखाते हैं कि म्यांमार में कैसे अफरा तफरी की स्थिति है। ये दृश्य भयावह है, बहुत भयावह।
क्योंकि म्यांमार में महामारी ने कुछ ऐसी वापसी की है कि न तो अस्पताल में बेड बचे हैं, न ऑक्सीजन, न दवाइयां मिल रही हैं और न ही कब्रिस्तान में जगह लाशों को दफनाने के लिए। म्यांमार में वुहान वायरस का वही वेरिएंट तांडव मचा रहा है जिसने हिंदुस्तान में कोहराम मचाया था। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कत्लेआम मचा दिया है। लोगों की सांसें बेहिसाब फूलने लगी हैं। अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी है। डॉक्टर और नर्सों की कमी हो चुकी है। म्यांमार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर के चलते दैनिक मौतों के मामले बढ़े हैं। संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित है। वहीं लोग भी सहमे हुए हैं। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 5.5 करोड़ की आबादी वाले म्यांमार में कोरोना के 2,40,570 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इस वक्त 67,832 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। म्यांमार में 5,567 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन डराने वाली बात है कि म्यांमार में तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। 20 जुलाई को 5,860 नए मामले सामने आए। उससे एक दिन पहले 5,189 और 18 जुलाई को 5,285 नए केस दर्ज किए गए। पिछले एक हफ्ते से लगातार 5,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। म्यांमार के लोग सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। WHO ने म्यांमार के हालात पर गंभीर चिंता जताई है और विश्व समुदाय से म्यांमार को मदद की खेप भेजने की अपील की है। सिंगापुर से म्यांमार में ऑक्सीजन भेजा जा रहा है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि म्यांमार में मार्च में हुए तख्ता पलट के बाद से बुरे हाल हैं और डेल्टा वेरिएंट से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 34% से ज्यादा हो गई है, यानी 100 लोगों की जांच में 34% लोग संक्रमित निकल रहे हैं। यंगून के कब्रिस्तानों में लाशों का तांता लगा रहता है और इनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनकी मौत घर पर हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना ने उन सभी प्राइवेट क्लिनिक्स को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी है जो सेना की सत्ता की खिलाफत करते थे। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। म्यांमार में रात का कर्फ्यू लागू है और सेना इसे सख्ती से लागू कराती है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत से लोग इतने परेशान हैं कि सेना की गोली का जोखिम उठाकर भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की तलाश में भटकते हैं। लोगों का कहना है कि एक जगह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी भीड़ पर सेना ने फायरिंग भी की है, जबकि सेना का तर्क है कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर कालाबाजारी कर रहे थे। म्यांमार के 6 शहरों में सेना ने मार्शल लॉ लगा दिया है और उधर चीन ने म्यांमार की खराब स्थिति को देखते हुए अपने सीमा को बंद कर दिया है और चीन ने म्यांमार की सीमा से लगे रुइली शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। सिंगापुर ने भी अपने नागरिकों को म्यांमार छोड़ने के लिए कह दिया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यांमार में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को कमान संभालेंगे। कुर्सी पर बैठने से पहले सिद्धू ने आज जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंचे। सिद्धू का दावा है कि उनके साथ 62 विधायक हैं। जाहिर है सिद्धू का ये शक्ति प्रदर्शन कैप्टन के लिए सीधा संदेश है। पंजाब कांग्रेस के सरदार बनने के बाद सिद्धू कुछ यूं शक्ति प्रदर्शन करने उतरे थे। कैप्टन से टकराव के बीच कांग्रेस के नए ओपनर अपने समर्थकों के साथ बाहर निकले थे। अमरिंदर सिंह के आशीर्वाद के बगैर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने से पहले गुरु मंदिर मंदिर घूमने निकले थे। अमृतसर पहुंचे गुरु ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद सिद्धू श्री दुर्गयाना मंदिर पहुंचे और फिर श्री वाल्मीकि तीर्थ भी गए। सिद्धू के साथ उनके तमाम समर्थक मौजूद थे। अपने समर्थक विधायकों के साथ सिद्धू मंदिर मंदिर घूम रहे थे।
पंजाब के अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू का लगातार शक्ति प्रदर्शन जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू विधायकों को लेकर इस बस के माध्यम से लगातार अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं और जाकर लगातार वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम विधायकों को इस बस के अंदर बिठाया गया है और नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे का दावा है कि 60 से ज़्यादा विधायक इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और आप देखिए सामने अभी बस के अंदर जो तमाम नेता हैं वो सवार हो रहे हैं और इनके साथ यहाँ पर कई विधायक भी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी बस में लगातार मौजूद हैं और वो अपने साथ एक बड़ा संख्या बल लेकर चल रहे हैं विधायकों का और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से मजबूत हैं। और जो ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास विधायकों की संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए बस के अंदर सिद्धू पहली बार अमृतसर पहुंचे थे। अमृतसर पहुंचने पर गुरु का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सिद्धू के घर पर 2 बसों में सवार होकर विधायक पहुंचे थे। सिद्धू समर्थकों का दावा है कि उनके साथ 80 में से 62 विधायक हैं। सिद्धू के साथ पंजाब के 3 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। जब कांग्रेस हाईकमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपनी मोहर सिद्धू जी पे लगा दिया, उसके बाद तो किसी का किंतु परंतु करना को सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हाईकमांड का ऑर्डर हो गया तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी अध्यक्ष बनता है वो गुरुद्वारा साहब जाता है, हरमंदिर साहब जाता है, तो उसके साथ तमाम कांग्रेस के नेता लोग जाते हैं जिनके पास समय होता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, तो ना ही मेरे को लगता किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। दरअसल सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के बगैर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। कैप्टन ने साफ सरल शब्दों में कह दिया कि पुराने बयानों को लेकर जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो गुरु को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन आलाकमान का हाथ थामकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सिद्धू किसी भी कीमत पर माफीनामे के लिए तैयार नहीं। तकरार के बीच विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर सिद्धू ने कैप्टन को यह संदेश भी दे दिया। जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर कलह की अगली कड़ी आना अभी बाकी है। कुल मिलाकर ये जो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने का पूरा घटनाक्रम है, इसे नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनाना चाहते हैं और विधायकों की संख्या के साथ आलाकमान को ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी ताजपोशी बिल्कुल सही है। अमृतसर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की शामत आ गई है। बीजिंग का लाल सुल्तान इमरान और बाजवा से खफा हो गया है। वजह बना है पाकिस्तान में हुआ बम ब्लास्ट, जिस बम धमाके में चीन के 9 इंजीनियर्स मारे गए थे। इसे लेकर पाकिस्तानी हुकूमत हादसा साबित करने में जुटी हुई थी और इसी से ड्रैगन भड़क गया। चीनियों पर हुए आतंकी हमले के बाद ड्रैगन आर्मी को हर पाकिस्तानी दहशतगर्द नजर आ रहा है। चीन की टीम बम ब्लास्ट की जांच खुद पाकिस्तान करने पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक बम धमाका 14 जुलाई को हुआ था। धमाके में 12 लोग बेमौत मारे गए थे, जिसमें 9 पाकिस्तान के नागरिक थे। बस में बम ब्लास्ट केस आतंकी हमला था। पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों ने ड्रैगन को डंक मार दिया था, लेकिन पाकिस्तान इस ब्लास्ट की मनगढ़ंत कहानी करता रहा। नतीजे में चीन बौखला उठा। ड्रैगन ने बात बात पर दुम हिलाने वाले पाकिस्तान की नकेल कस दी। अपने नागरिकों की मौत के बाद चीन ने पाकिस्तान के मंत्री संतरी से लेकर जनरल बाजवा तक की परेड निकाल दी। ब्लास्ट केस में लीपापोती करने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को चीन के राजदूत नोंग रोंग ने हड़काया। चीन के मंत्री झाओ केजी ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परवेज खटक की क्लास लगा दी। झाओ केजी ने पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद को जमकर फटकार लगाई। इमरान कैबिनेट के मिनिस्टरों की हैसियत बताने के बाद चीन ने दूसरा ब्लास्ट केस के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेज दी। चीन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ब्लास्ट केस की जांच के लिए पाकिस्तान में है। इसी बीच चीनी कंपनी गेजुबा ग्रुप ने 2500 पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाल दिया है। चीनी तानाशाह का दिमाग पाकिस्तानी मंत्रियों के झूठे बयान से फिरा। बम ब्लास्ट को पाकिस्तान ने हादसा बताने की पूरी कोशिश की थी। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विस्फोट को बस में आई तकनीकी खामी बताया था। इमरान सरकार के ज्यादातर मंत्री झूठ बोलकर ड्रैगन के क्रोध से बचने की जुगत बढ़ा रहे थे, लेकिन सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने टेरर अटैक की बात कबूल कर सारा भांडा फोड़ दिया। वैसे भी ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ। अप्रैल महीने में दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में चीनी राजदूत की मेजबानी करने वाली एक लग्जरी होटल में आत्मघाती विस्फोट हुआ था। उस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई, दर्जन भर लोग घायल हुए थे। इत्तेफाक से चीनी राजदूत की जान बच गई थी, वरना बखेड़ा तब भी मचा था। लेकिन आतंकी इस बार नहीं चूके।
पाकिस्तानी आतंकियों ने दूसा की पहाड़ियों से गुजर रही बस को बम विस्फोट में उड़ाकर 9 चीनी इंजीनियरों को मार डाला। जिस पाकिस्तान को जिनपिंग पाल पोस रहे हैं, जिसे हथियार से लेकर दाना पानी तक बेच रहे हैं, उसके ही आतंकियों से मिले जख्म ने ड्रैगन को बिलबिला दिया। यही वजह है जो अब चाइनीज हंटर लेकर इमरान हुकूमत को हाँक रहे हैं। उधर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को टेरर फंडिंग पर फटकार लगाई। सुपर पावर ने आतंकिस्तान को FATF ब्लैकलिस्ट में हमेशा के लिए फेंक देने की धमकी तक दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।